नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं शकों के बारे में। चूंकि हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल में इससे पहले हमने बात किया था सातवाहन वंश की। आज हम बात करने वाले हैं शकों की। इसके बाद के वीडियो में बात करेंगे कुषाणों के बारे में। कुषाणों की बात करने के बाद हम तुरंत आ जाएंगे गुप्त काल पर। गुप्त काल के बाद हम दक्षिण भारत की तरफ आएंगे। दक्षिण भारत के जो प्रमुख शासक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि एक क्रम वाइज चल रहे हैं तो उत्तर भारत की चर्चा करेंगे, फिर दक्षिण की तरफ भी आएंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं शकों की बात करेंगे। चूंकि मैं बात करूं तो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है कि दो तरीके के हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में शासक देखने को मिलते हैं, या कहें जो वंश हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होते हैं विदेशी आक्रांता के तौर पर, एक होते हैं भारतीय। मैंने सातवाहन का जिक्र किया था और उसके बाद में हम देखेंगे तो जैसे कलिंग का चेदी वंश भी हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनमें से मैं दो शासक या दो वंश में ध्यान से सुनना है या कहीं समझना है जो यहाँ पर आते हैं। एक है जो शक है, शक के बाद हम देखेंगे कुषाण है। दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। इस नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुषाणों के बारे में बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, कनिष्क वगैरह के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं शकों के बारे में। इधर मैंने एक डायग्राम बना दिया, इससे आपको शक बड़े आराम से कहीं आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक डायग्राम है, इसको समझिए। और इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई उनको हम आपको बताएंगे। तो शकों की बात करेंगे। ये सबसे पहले बता दूं, ये रहने वाले बैक्टीरिया के आसपास थे। बैक्टीरिया मतलब कि जो देखेंगे तो मध्य एशिया का बैक्टीरिया है, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से कहते हैं कि जब आपसी तकरार हुए तो ये जातियों के बीच में जब तकरार होता है तो जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है, जो कमज़ोर होता है वो हार जाता है। हारने वाले के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो समर्पण कर दे या फिर वो कहीं और भाग के चला जाए। तो इन्होंने क्या किया, कहीं और आकर के चले गए, आकर के चले आए पूर्वी ईरान। पूर्वी ईरान जब ये आते हैं तब ये कहलाते हैं शक कहलाए। पूर्वी ईरान में आए तब ये शक कहलाए। और पूर्वी ईरान से जब हम देखेंगे तो ये भारत की ओर आते हैं। भारत के जब आते हैं तो ये सिंधु नदी के या सिंधु क्षेत्र में ये सबसे पहले आते हैं, सिंधु क्षेत्र में। तो सिंधु क्षेत्र में अर्थात भारत में शक कहाँ से आए, तो भारत में जो शक आए थे वो आए थे पूर्वी ईरान से, या कहीं ईरान से ये आए थे। और इसमें भी जब हम देखेंगे तो वो भी किस क्षेत्र में आए, सिंधु क्षेत्र में आए। यहाँ से देखेंगे तो शकों की 5 शाखाएं डिवाइड हुई। यहाँ से शकों की 5 शाखाएं डिवाइड हुई, जिनमें से मुख्य रूप से 2 तरफ ये चले जाते हैं। एक है जो उत्तरी की तरफ, एक है पश्चिम की तरफ। उत्तर की ओर जो गए उनको उत्तरी क्षत्रप, और जो पश्चिम की ओर या दक्षिण की तरफ आए उनको पश्चिमी क्षत्रप बोला गया, पश्चिमी क्षत्रप। यहाँ पर एक ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया से जब हम देखते हैं तो बैक्टीरिया से एक शाखा दक्षिण की ओर आई जो पूर्वी ईरान चली आई, एक उत्तर की ओर चली गई। उत्तर की ओर देखेंगे तो चली जाती है कहाँ पर, पामीर के पठार की तरफ। उसको हमें नहीं जानना है। जो दक्षिण की शाखा उसी को हम पढ़ेंगे। दक्षिण की शाखा पूर्वी ईरान से सिंधु क्षेत्र, और सिंधु क्षेत्र में 2 पार्ट में बटे। पहले 2 पार्ट में कहें 2 तरफ जाते हैं, एक है उत्तर की तरफ, एक है दक्षिण की तरफ। उत्तर की वाले को उत्तरी क्षत्रप और दक्षिण की तरफ आए, चूंकि भारत का पश्चिमी भारत है इसलिए उसको बोला गया पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एक थे तक्षशिला का क्षेत्र, एक था मथुरा। और जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनमें से एक उज्जैन और एक नासिक। एक और शाखा थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी। कुल 5 भारत में शकों की शाखाएं में देखने को मिलती, 5 थे, मतलब 5 डिवीजन हुए थे शकों के। तो आइए देखते हैं शक। इधर मैंने कुछ डायग्राम वगैरह बनाया, इसके बाद इधर आप चार्ट के माध्यम से समझिए। शकों की 2 शाखाएं मुख्य रूप से देखेंगे, एक उत्तरी क्षत्रप, एक दक्षिणी, या इसको हम पश्चिमी क्षत्रप कह देंगे। इसको पश्चिमी लिखिए, ज्यादा सही रहेगा समझने में। पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैनी या उज्जैन, इतने पार्ट में। और एक जो शाखा थी वो अफगानिस्तान में थी। तो कुल 5 शाखाओं में डिवाइड थे। अब इनमें से एक एक के बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या क्या कहानी उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तक्षशिला के शक। यहाँ के तक्षशिला के आसपास के शकों को हम समझेंगे। तक्षशिला के शक हैं तो इसमें जब देखेंगे इनकी ड्यूरेशन 20 BC से 44 AD तक है, 44 AD याद रखिएगा इसको। तो इसका जो पहला शासक है वो है माउस। तो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में शकों का पहला आक्रमणकारी या पहला आक्रांता, भारत में विजय करने वाला या आक्रमण करने वाला शक शासक कौन था, तो शक शासक था माउस। तो माउस से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ सकता है भारत का प्रथम शक विजेता कौन था, तो माउस था। माउस के बाद एजेज प्रथम है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन माउस को अब याद रखिएगा। फिर आते हैं मथुरा के शक। मथुरा के शकों में हम देखेंगे तो एक नाम आता है राजुल प्रथम, जो इस शक का मतलब कि राजुल जो था वो प्रथम क्षत्रप था। कहाँ का, मथुरा के शक का। राजुल जो है प्रथम क्षत्रप था।
मथुरा के शक का। कहते हैं पहले मालवा के क्षेत्र में रहते थे, आगे चल करके जो विक्रमादित्य थे उन्होंने इनको पराजित किया था, और जो विक्रमादित्य ने इनको पराजित किया तो ये मालवा से भाग करके चले आए, मथुरा में रहने लगे थे। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें कही गई, लेकिन आपको ज़्यादा जानना है नहीं, इतना जानिए कि मथुरा में भी शक थे। इसके बाद नासिक में जब हम आते हैं, नासिक वाला क्षेत्र आप देखिए, ये नासिक है, वैसे तो प्याज के लिए जाना जाता है नासिक। नासिक में जो शकों का वंश चलता है उसको क्षयरात वंश कहते हैं। तो क्षयरात वंश का संबंध किससे? शकों से है, क्षेत्र है नासिक। तो आइए देखते हैं नासिक में क्षयरात वंश। इसका संस्थापक है वो है भूमक। भूमक जो है इसका संस्थापक है। और मैं बता दूं कि इसके बाद में शासक बनता है वो है नहपान। तो अब तक के जो शकों को हम देख रहे हैं उनमें सबसे शक्तिशाली जो शक है वो नहपान शासक है, जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वैसे इन शकों का जो क्षेत्र है आगे चल करके देखेंगे तो यही लगभग का क्षेत्र बन जाएगा, ये वाला क्षेत्र जो शकों के आसपास ये देखेंगे तो ये सब क्षेत्र शकों के अधीन आ जाएगा बाद में। तो नहपान है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है नहपान, और इसको सातवाहन शासक है सातकर्णी प्रथम। इसने इसको पराजित किया और कहते हैं इसकी पराजय के साथ से क्षयरात वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो क्षयरात वंश का यहीं पर क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। और इसके बाद जब हम देखेंगे तो नहपान के बाद हम देखते हैं उज्जैन को जब हम पढ़ेंगे तो उज्जैन के शक हैं। तो उज्जैन के शकों को जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा उज्जैन में शकों में चष्टन या कर्मदन वंश है। चष्टन या कार्मदन वंश है, कार्दमन वंश है, चष्टन है उज्जैन का। उज्जैन में जब हम देखेंगे तो ये रहा उज्जैन, मध्य प्रदेश का कह सकते हैं, थोड़ा सा दक्षिण के क्षेत्र जो उज्जैन है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कार्दमन वंश है। तो इसको याद रखिए, कार्दमन वंश है। अब इसका संस्थापक जो है वो इसका संस्थापक है चष्टन। इसका संस्थापक कौन है? चष्टन है। और इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो है रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या है? सबसे शक्तिशाली शासक है यहाँ का रुद्रदामन। चूंकि रुद्रदामन, अब इसका अभिलेख आप पढ़ते हैं, शक शासन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, काफ़ी फेमस है शक शासक का रुद्रदामन अभिलेख। तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और जो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम आइए जानते हैं। रुद्रदामन की बात करेंगे तो रुद्रदामन की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इसकी उपाधि महाक्षत्रप की थी, और ये वाला क्षेत्र आप जान ही रहे हैं। और कहते हैं कि इसने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था, लेकिन चूंकि कहते हैं वैवाहिक संबंध वगैरह थे इसलिए उसने दोनों बार इसको छोड़ दिया था, लेकिन इसने पराजित किया था 2 बार। याद रखिएगा, इसको 2 बार इसने पराजित किया था, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे तो इसका एक फेमस अभिलेख है जिसको बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका फेमस है। तो जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी खोज जो थी वो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जूनागढ़ अभिलेख की खोज किसने की? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ही है जिसने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में, और यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख की खोज किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। इस जूनागढ़ अभिलेख की भाषा जो है वो संस्कृत है, याद रखिएगा। और कहते हैं संस्कृत का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख ही है। ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का जिक्र इसमें आपको देखने को मिलेगा, एकमात्र अभिलेख है। और इसमें जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। तो भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कौन है? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन है। इसमें 6 करों का भी उल्लेख है, बलि, भाग, शुल्क, वष्टि कर और प्रणय कर है। वैसे इनमें उल्लेख इनका किया गया है। अब जूनागढ़ अभिलेख जो है वो मुख्य रूप से जाना जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो सुदर्शन झील को लेकर पुनरुद्धार किया गया उसके बारे में। तो सुदर्शन झील के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानना है कि आखिर सुदर्शन झील का क्या इतिहास रहा है, उसको आइए देखते हैं। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। अब कैसे करवाया था तो आइए डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है गिरनार पर्वत। ये क्या है? गिरनार पर्वत मान लीजिए। गिरनार पर्वत से निकल आसपास में 2 नदियां, एक का नाम है पलासिनी, एक का नाम है सुवर्ण सिक्ता और पलासी नामक 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों को आप मतलब प्रवाह क्षेत्र में ही आपस में यहाँ पर एक झील, मतलब इन 2 नदियों का जो धारा थी वहीं पर क्या क्या एक जहाँ पे मिलन स्थल पे वहीं पर इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और सुदर्शन झील का निर्माण इसने करवा दिया। किसने करवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त, प्रांतीय गवर्नर है पुष्यगुप्त ने करवाया है। आगे चल करके अशोक के काल में यहाँ पर इसी सुदर्शन झील के पास में एक बांध बनाया जाता है, और उस बांध का निर्माण कराया है अशोक के प्रांतीय गवर्नर यवंतुशास्प ने।
तो यवन तुषास्प ने सुदर्शन झील पर क्या किया, बांध बनवाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील पर बांध कब बनाया गया, तो बांध बनाया गया प्रांतीय गवर्नर यवन तुषास्प के काल में, अर्थात अशोक के काल में, याद रखिए अशोक के प्रांतीय गवर्नर ने बनवाया था। लेकिन रुद्रदामन के काल में यहाँ पर एक बाढ़ है, बाढ़ से जो बांध था वो पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गया और सुदर्शन झील कहते हैं दूरदर्शन या दुदर्शन बन गई। दुदर्शन समझिए, मतलब सुदर्शन है, दुदर्शन बन गई। तो रुद्रदामन के समय में झील का बांध जब टूट गया तो मतलब आप देखेंगे तो रुद्रदामन ने क्या किया, सुविशाख के नेतृत्व में, सुविशाख के नेतृत्व में इसका पुनर्निर्माण करवाया, किसका, सुदर्शन झील का। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि रुद्रदामन के किसके सहयोग से इसका पुनरुद्धार करवाया था, तो सुविशाख के नेतृत्व में पुनर्निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, कहते था जीर्णोद्धार कह सकते हैं, करवाया था। तो यह कहानी शकों की, चूंकि मैंने बताया आपको शकों के बारे में, यह है पूरी कहानी शकों की। इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे कुषाणों की, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कुषाणों का। लेकिन आप ये पोर्शन आप जरूर याद रखिएगा कि कितने पार्ट में कौन डिवाइड है। एक और डिवाइड कर सकते हैं इसमें, एक और लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान। तो पांच भागों में शक डिवाइड थे, तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैनी, अफगानिस्तान। एक शाखा थी जो अफगानिस्तान में थी, मुख्य रूप से भारत में 4 शाखाएं थी। तो इनको याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।